नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? यानी भारत में सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई और? तो भारत में सर्वोच्च स्थान यहाँ के संविधान को प्राप्त है। यानी भारत में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना तो राष्ट्रपति, ना तो प्रधानमंत्री या फिर कोई और। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई गलती करते हैं तो उसको वही सजा दी जाएगी जो कि यहाँ के एक सामान्य नागरिक को मिलती है। संविधान सबसे ऊपर है, यानी संविधान में जो नियम और जो कानून है वो बनाए गए हैं उसका पालन सभी को करना है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। तो ये संविधान होता क्या है? संविधान बेसिकली एक किताब है, एक बुक है जिसमें कुछ नियम और कानून लिख दिए गए हैं कि देश कैसे चलेगा। देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाने पड़ते हैं। वही नियम और कानून जिस किताब में लिखा गया है उसको हम संविधान कहते हैं। तो संविधान की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं। आज हम बेसिकली भारत के संविधान के बारे में एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे, मोटी मोटी बातें जानेंगे कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है और उसमें कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित जैसे अमेरिका का है और अलिखित है ब्रिटेन का। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आप ये सोचिए कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे भाषा है, धर्म है, कई धर्म के लोग होते हैं और यहाँ पे कहते हैं ना, घाट घाट में पानी बदलता है और घाट घाट में वाणी बदल जाती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही नियम और कानून से, थोड़े से नियम और कानून से ही पूरा देश चल जाए? तो इसके लिए भारत के संविधान में सभी जितने भी नियम और कानून हैं वो डिटेल में लिखे गए हैं, ताकि किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर दूर रहता अगर कोई लास्ट में इंडिया के तमिलनाडु में भी रह रहा उसको भी वही नियम और कानून समझ में आए जो कि केंद्र में यानी दिल्ली में रह रहे लोगों को समझ में आता है। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान तो बहुत सारे लोगों के जो देश है उनमें लिखित है, पर भारत का संविधान सबसे लंबा है। अलिखित संविधान ब्रिटेन, आप जानते हैं ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था आज भी है और वहाँ के जो नियम और कानून है लोग हमेशा से ही पालन करते आए हैं, तो उनकी आदत हो गई है और इसीलिए उनको कोई ज़्यादा लिखित नहीं है। थोड़ी चीज़ें लिखित है पर बाकी अलिखित है उनका, वो सभी नियम और कानून ऐसे ही वो पालन करते हैं। अब दूसरी चीज़ है अन्य संविधानों से लिया हुआ। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान हम कहते हैं उधारी का संविधान है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारे देशों से ली गई हैं। कोई यूनिक ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ है जो इंडिया में ही अकेला हो। तो भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो अमेरिका जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, बाकी देशों से लिया गया है, पर सबसे तो अगर इसमें कुछ ली गई है कोई चीज़ तो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें भारत के संविधान में ली गई हैं। अब इसके बाद क्या है, कठोर तथा नरम। अब ये क्या होता है कठोर तथा नरम? एक्चुअली ये संशोधन की प्रक्रिया है। जो कुछ संविधान होते हैं उसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसानी से होती है और कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है। तो भारत का जो संविधान है वो मिश्रित है, यानी कुछ मामलों में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही आसान है। संसद में अगर बहुमत हो जाए तो नॉर्मल तरीके से वो पारित हो जाता है और नियम और कानून बन जाते हैं। पर कुछ जैसे उसमें नियम और कानून जैसे किसी स्टेट की बनाने हैं, तो आप सोचिए स्टेट के लिए अगर कोई नियम और कानून बनाया जाएगा तो क्या उसकी सहमति लेना अनिवार्य नहीं है या फिर उसकी राय नहीं लेनी चाहिए? तो इसीलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई राज्य के लिए नियम और कानून बनाए जा रहे हैं तो उसमें उसकी राय या परमिशन लेना जरूरी होगा। इसीलिए उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया कोई भी अगर स्टेट से रिलेटेड कोई नियम और कानून है तो उसमें राज्य की परमिशन लेना अनिवार्य होगा, बहुत ही कठोर है, मिश्रित है। तो कुछ मामलों में हमारा संविधान नरम हो जाता है और कुछ मामलों में हमारा संविधान कठोर भी हो जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं एकात्मक और संघीय शासन। तो संविधान की विशेषताएं जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं दो सदन, ये संघीय शासन व्यवस्था है। और एकात्मक संविधान की विशेषता जैसे सशक्त केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा व आपातकाल। जो भारत का संविधान है वो, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी इसमें कई सारे राज्य जुड़े हुए हैं। तो भारत बहुत ही लंबा है और इसके लिए हमें ऐसे एक संविधान की ज़रूरत पड़ी जिसमें राज्य अपने राज्यों को ये शक्ति दी जाए कि वो अपने लिए अलग नियम कानून बनाएं और केंद्र के पास भी ये शक्ति हो कि वो भी नियम और कानून बनाए सके। यानी जो संघ है उनको भी नियम और कानून बनाने की शक्ति दी जाए और जो केंद्र है वो तो बनाएगा ही बनाएगा। अब इसमें संघ जो होता है, इसमें यहाँ ये समझने वाली चीज़ है कि संघ जैसे अमेरिका में है तो वहाँ राज्यों का संघ है वो अलग है, वहाँ पे समझौता किया गया। यानी जो कैलिफोर्निया में होगा वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा अपने लिए नियम और कानून बनाने के लिए, जो कैलिफोर्निया का जो आदमी होगा वो
एक झंडा कैलिफोर्निया का लेकर घूमेगा और एक झंडा अमेरिका का लेकर घूमेगा, यानी उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। पर जो भारत का नागरिक होगा वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहलाएगा नागरिक भारत का ही, भले वो किसी भी स्टेट में रह रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि गुजरात का झंडा लिए घूम रहा है और एक हाथ में इंडिया का झंडा लिए घूम रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एकात्मक संविधान की बात आती है जहाँ पे, तो आपातकाल आप जानते हैं अगर कोई बाहरी आक्रमण कर रहा हो तो उस टाइम तुरंत एक एक्शन लेना पड़ता है, तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर उस टाइम हम ये करेंगे कि सभी स्टेट से हम परमिशन ले या फिर उनकी राय ले, तो शायद बहुत ही देर हो जाएगी। तो आपातकाल की स्थिति अगर कुछ हम कहें तो उसमें बिल्कुल ही जो भारत का संविधान है वो एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं, जिनको सभी स्टेट को मानना ही पड़ता है। और एकल नागरिकता, आप जानते हैं कि भारत में सभी नागरिक जो होंगे वो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, वो किसी भी राज्य के नागरिक नहीं कहलाएंगे। उसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और एकीकृत न्यायपालिका है। अब बात करते हैं सरकार का संसदीय रूप। भारत में दो सदन व्यवस्था है जो कार्यपालिका के साथ सहयोग करती है, और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। आप सभी जानते हैं भारत में जो है राज्यसभा और लोकसभा है, जो भारत का संसद कहलाता है, जो कि दिल्ली में है। और इसके अलावा भारत में जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है, यानी सारे जो मेन डिसीजन, प्रमुख डिसीजन होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाता है। इसके बाद बात करते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्या होता है? सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे न्यायालय, यानी भारत में कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट के अलग न्यायालय हैं और राज्यों जो केंद्र है उसके अलग न्यायालय। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी पहले सबसे ऊपर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट होगा केंद्र में, उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय होगा, उसके बाद जिला न्यायालय होते हैं वो होता है। इस एक्चुअली ये ऐसे है, ट्राइंगल शेप में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होगा, फिर उच्च न्यायालय होगा, उसके नीचे जिला न्यायालय। अगर आपको कहीं जाना है तो आप पहले जिला न्यायालय में फिर जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि राज्यों के न्यायालय अलग बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब इसके बाद है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। आप सभी जानते होंगे कि 6 मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं भारत के संविधान में, और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होता है? अच्छा, सामान्य जो अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकार होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? तो सामान्य जो अधिकार होते हैं, जैसे मान लीजिए सूचना का अधिकार है, उसमें जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया होगी बहुत ही ईजी होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। पर जो मौलिक अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, उसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। मौलिक अधिकार में संशोधन आसानी से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी जानते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसका हमको सम्मान करना चाहिए, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। धर्मनिरपेक्षता, ये तो बहुत ही विवादित टॉपिक है इंडिया का, क्योंकि कई बार ये टॉपिक उठ चुका है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है। तो किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है भारत, यानी भारत का कोई अपना जो है धर्म नहीं होगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या फिर ईसाई ऐसे राष्ट्र है, ऐसे हम नहीं कर सकते। भारत में कोई भी धर्म भारत के रूप में नहीं अपनाया गया है। सभी धर्मों को छूट दी गई है कि वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकें, पर भारत का कोई ऐसा धर्म नहीं होगा। हालांकि भारत कई तरह से हस्तक्षेप भी करता है, जैसे कोई तरह जो बुरी प्रथाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमारे देश में संविधान पूरी तरह से हस्तक्षेप उसमें कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि जो भारत का कोई अपना विशेष धर्म है। इसके बाद बात करते हैं वयस्क मताधिकार। 18 साल से प्रत्येक भारतीय नागरिक को मताधिकार का जो है हमारा वो है प्राप्त है। आप सभी जानते होंगे कि इतिहास में इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि पहले राजा होते थे तो जो आम इंसान होता था उसको कोई हक नहीं होता था कि वो अपनी राय कोई रख सके। पर अब जो हमारे यहाँ है लोकतंत्र है, यानी राजतंत्र से हम लोग लोकतंत्र में आ गए हैं, अब जनता का शासन है। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 साल से जो ऊपर प्रत्येक नागरिक है वो अपने लिए जो है शासक चुन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एकल नागरिकता। मैं अभी बता चुकी हूँ कि भारत में ऐसा नहीं है कि आप गुजरात का झंडा अलग लेकर घूमें या फिर इंडिया का झंडा अलग लेकर घूमें, ऐसा नहीं। आप कोई भी स्टेट में यहाँ पे पैदा हुए हैं जो नागरिक है वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। अमेरिका में ऐसा है कि वहाँ पे कैलिफोर्निया का अगर कोई नागरिक होगा तो फिर 2 झंडा लेकर घूमेगा, कैलिफोर्निया का भी नागरिक कहलाएगा पर अमेरिका का भी। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, एकक नागरिकता है, प्रत्येक राज्य में यहाँ पे जन्मा नागरिक भारत का ही नागरिक कहलाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई हैं भारत के संविधान के बारे में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।